आज हम देखने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है टाइम पास। कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और जुनेक को दिखाया जाता है। वो सो रहा था और सोते सोते उसने एक सपना देखा जहाँ पर वो एक स्टेज पर जाकर स्पीच दे रहा था और उसके पीछे मंजू खड़ा हुआ था और मंजू को किसी ने गोली मार दी। उसके बाद मंजू की वहीं पर मौत हो गई। तभी वो सपने से जगता है और बगल में देखता है, लेकिन मंजू वहाँ पर नहीं थी और सीन शिफ्ट होता है और हमें इस सीरीज का मेन हीरोइन मंजू को दिखाया जाता है। वो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकल आया था और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बैक सान हू को दिखाया जाता है। वो लकड़ी से एक क्रॉस बना रहा था और न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ में वो देखता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है अब नॉर्थ कोरिया ने अपना लाइन क्रॉस कर दी है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम न्यूक्लियर वॉर भी कर सकते हैं। और अगले सीन में हमें फिर से मंजू को दिखाया जाता है। वो जब सुबह सुबह रनिंग के लिए आया था तभी एक गाड़ी उसका पीछा कर रहा था। मंजू जब उस गाड़ी के ऊपर ध्यान देता है तो वो गाड़ी उसकी आगे निकल जाता है। जब मंजू अपने घर पहुंचता है तो अपने हस्बैंड जुनेक को कहता है, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से आप मेरे पीछा करते हो। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं जब रनिंग के लिए निकलता हूँ और मेरे पीछे कोई आए वो मुझे पसंद नहीं। जुनेक कहता है, मैं प्रेसिडेंट कैंडिडेट हूँ, जल्द ही इलेक्शन होने वाला है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं पहले से ही केयरफुल रह रहा हूँ। तभी मंजू कहता है, मतलब तुम मुझे अकेले में रनिंग करने भी नहीं दे सकते। उसके बाद अगले सीन में मंजू फिर से रनिंग के लिए निकलती है और उसके हस्बैंड का बॉडीगार्ड फिर से उसकी पीछा करने लगता है। तभी वो उन बॉडीगार्ड को चकमा देकर जंगल में भाग जाता है और वो उस जंगल के अंदर भागते भागते एक पहाड़ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। जब वो जंगल से होकर भाग रही थी तब वो एक बात सोच रही थी। मंजू पहले कोरियन एम्बेसडर ग्रुप में काम किया करती थी, लेकिन अचानक से उसने उस काम से इस्तीफा दे दिया और उसने इस्तीफा क्यों दिया ये बात कोई नहीं जानता। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए वहाँ से आ गया। और अगले सीन में हमें नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है और प्रेसिडेंट का नाम ग्योंगसिंग होता है और सभी लोग एक पार्टी में गया हुआ था और वॉर के बारे में बातचीत कर रहे थे और वहाँ पर हमें मंजू को भी दिखाया जाता है और मंजू के साथ खड़े लोग मंजू से पूछने लगता है कि तुमने इस्तीफा क्यों दे दिया। और मंजू कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी कहता है, ये बस एक छोटी सी बात है, इसने अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए इस्तीफा दिया है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाती है और उन लोगों को कहता है, क्या थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से मंजू को ले जा सकती हूँ। और वो लोग भी कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर ले जा सकती हो आप। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेसिडेंट और मंजू को दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट मंजू से पूछने लगता है, तुम उन लोगों के सवालों का जवाब क्यों देते रहते हो। बस एक छोटा सा जवाब, मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए आई हूँ, वैसे भी हम 10 सालों तक एक साथ काम किया था। इसके बाद वो कहता है कि जल्द ही तुम्हारा हस्बैंड इस देश का प्रेसिडेंट बन जाएगा, इसके बाद तुम चाहकर भी डिवोर्स नहीं दे पाओगे। तुम्हारा पति साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को एक साथ करना चाहता है, उनका रीयूनियन करना चाहता है और ये डिसीजन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा है और तुम्हारे पति को ये सब नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा पति ये सब करता रहा तो हम जल्द ही बर्बाद हो जाएंगे। तभी मंजू कहता है, मेरा पति आपसे मिलना चाहता है, आपसे कुछ बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता वो आपसे क्या बात करना चाहती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मंजू अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और उसका फ्रेंड का नाम मिजी होता है। तभी मिजी कहते हैं, तुम बहुत लेट हो, तुम कहाँ पर थे इतनी देर, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मंजू कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं अपने काम की वजह से बहुत लेट हो गई। तभी मिजी कहता है, मैं सारा सेविंग कर चुका हूँ, तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं तुम्हें फॉलो करूंगी और मैं तुम्हारे लिए काम भी करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे पति की पार्टी के लिए काम नहीं करूंगी। पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी मंजू कहता है, तुम मैरिड नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है, जब हम मैरिड हो जाता है तो हमें अपना हस्बैंड के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है और उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। जुनेक प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ भी करेगा, उससे इस बात की कोई फ़र्क ही नहीं, इससे मैं क्या महसूस करता हूँ, इसीलिए यही अच्छा होगा कि मैं उसके साथ रहूं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मंजू को दिखाया जाता है, वो साथ जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसका हस्बैंड पीछे से आकर एक नेकलेस पहना देता है। जुनेक कहता है, हम दोनों साथ में चलेंगे। मंजू पूछता है, तुम मुझे साथ में क्यों ले जा रहे हो, तुम ये तो नहीं चाहते मैं साथ जाकर तुम्हारे लिए प्रे करो कि तुम अगला प्रेसिडेंट बनो। तभी जुनेक कहता है, मैं कभी कभार कमज़ोर पड़ जाती हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम साथ जाकर मेरे लिए प्रे करो। अगले सीन में वो दोनों सर्च पर आ रहा था और गाड़ी पर सांग ही भी था जो जुनेक का बॉडीगार्ड है। वो जुनेक को सिक्योरिटी के बारे में बता रहा था, लेकिन जुनेक उसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और मंजू की तरफ देखने लगता है। और इसके बाद उनका गाड़ी सर्च पर पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ और वो लोग कोरिया और नॉर्थ कोरिया के रीयूनियन के बारे में बातें कर रहा था। और जुनेक को कहता है कि हमें ये मंजूर नहीं है, तुम्हें कैंडिडेट पद से इस्तीफा देना होगा। और मंजू आसपास खड़ा उन लोगों को ही देखे जा रहा है। और अंदर आने के बाद मंजू आसपास देखने लगता है और सिक्योरिटी को भी देखने लगता है। उसके बाद वो कैमरा को देखने लगता है
और वो जब ऊपर देखता है तो ऊपर सानहू देखता है। सानहू एक कैमरामैन बनकर वहाँ पर आया था। मंजू ने सानहू को ऐसे ही देख लिया था। सानहू के बारे में मंजू को कुछ भी नहीं पता। अगले सीन में सभी यहाँ पर प्रे करने लगता है और हमारा हीरो सानहू नीचे की तरफ नजर करने लगता है, सबके ऊपर ध्यान देता है और उसे एक सोल्जर दिखता है जो अपने हाथ से कुछ वहाँ पर रखता है। और अगले ही सीन में वो सभी के नजर में आता है और जुनेद को कहता है कि तुमने हम सभी को धोखा क्यों दिया। तभी वो एक गन निकलता है और जुनेद के ऊपर गोली चला देता है और गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ पे सभी लोग भागने लगता है। लेकिन मंजू जुनेद के पास आने लगता है और जुनेद के पास आकर वो जुनेद की सर को हाथ में उठाकर कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी गोली चलाने के लिए वो सोल्जर आगे बढ़ने लगता है और मंजू कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और मंजू उस सोल्जर की बेस को देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारा नाम यूंजू है। और मंजू याद करने लगता है कि वो जब चर्च के अंदर आ रहा था तब ये सैनिक बाहर बैठा हुआ था। मंजू उस सैनिक को कहने लगता है मुझे पता है तुम ये सब रीयूनियन की वजह से कर रहे हो ना, मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी कि वो रीयूनियन ना करे, प्लीज उसको मत मारो। तभी वहाँ पर जुनेद का बॉडीगार्ड आने लगता है लेकिन वो सैनिक यूंजन सभी बॉडीगार्ड को गोली मार देता है और उसके बाद वो सैनिक मुन्हो की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सानहू आ जाता है और मंजू को बचा लेता है और उस सोल्जर से फाइट करने लगता है और उस सोल्जर से गन लेकर उसके सर के ऊपर ही तान देता है। थोड़ी देर पहले जो जुनेद ने मुन्हो को नेकलेस दिया था वो नेकलेस जुनेद फिर से ले लेता है। अगले सीन में हमें यूंजू को दिखाया जाता है। वो सनलाइट खा चुका था और उसकी मौत वहीं पर हो गई थी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जुनेद की फैमिली को दिखाया जाता है। वो सभी लोग जुनेद को मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया था और मिजी भी कहीं बाहर जाने वाला था, लेकिन टीवी पर जब ये न्यूज़ देखता है तो वो भी अपना टिकट कैंसिल कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मंजू के साथ सभी लोग जुनेद का ही इंतजार कर रहा था और जुनेद की सर्जरी चल रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि जुनेद अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद मंजू रोने लगता है और नीचे बैठ जाती है और अपने हस्बैंड को मिस करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्यूनरल के बाद का सीन दिखाया जाता है। मंजू अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसकी दादी माँ कहता है पहले मेरा पति, उसके बाद बेटा और अब तो मेरा पोता का भी मौत हो चुका। तभी उसकी सबसे छोटा पोता जुंगसन कहता है मैं आपके साथ हूँ और जुंगसन की माँ ओकेसन भी वहाँ पर होता है। तभी दादी माँ मंजू को कहता है कि तुमने हमें एक बेटा नहीं दिया, बताओ अब हमारे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। जुंगसन अपनी दादी माँ को कहता है भाई की कैंडिडेट वाली पोजीशन अब मैं लेना चाहता हूँ और उसकी माँ ओकेसन उसको कहता है तुम एक प्रोसिक्यूटर हो और वही पोजीशन तुम्हारे लिए अच्छा है और जिसे कैंडिडेट वाली पोजीशन लेना चाहिए वो मुन्हो है क्योंकि ये विधवा है, इसलिए इसका जीतने का चांसेस ज़्यादा है। अगले सीन में लॉयर इनके घर आती है और जुनेद की वसीयत को पढ़ता है सब कुछ और वो लॉयर कहता है कि सब कुछ मंजू के नाम पर है और ये सुनकर सबको शौक लगता है। तभी दादी माँ मंजू को कहता है कैसे तुमने सब कुछ प्लान करके रखा था। लेकिन तभी मंजू कहता है कि नहीं, मुझे अभी पता चला है आपकी तरह मेरी माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से पढ़ा है और मुझे इतना हिम्मत दिया है कि मैं किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकूं। और कहता है कि मुझे इन पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सारा का सारा पैसा डोनेट कर दूंगी और कोरिया छोड़कर चला जाऊंगी। तभी जुनेद के माँ ओकेशन कहता है कि तुम ये पैसा डोनेट नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारे ऊपर केस करना होगा और मुझे ये सब पैसों के लिए नहीं अपनी प्राइड के लिए करना होगा। मंजू की दादी माँ मंजू को कहता है कल हम इसके ऊपर एक मीटिंग करेंगे। तभी मंजू कहता है कि ये घर मेरा है, आप इसके ऊपर कोई रूल नहीं कर सकते। तभी दादी माँ कहता है कब से ये घर तुम्हारा हो गया। तभी वकील कहता है 10 दिन पहले ही ये घर मंजू की हो चुका था। और मंजू अपनी कुर्सी से उठता है और जाते हुए अपनी माँ ओकेशन को कहता है कि तुम्हें जो करना है वही करो। और मंजू के साथ साथ जुनसेंग भी जाने लगता है और जाते जाते वो मंजू को कहने लगता है अगर हमने साथ में काम किया तो हमारे जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। तभी मंजू कहता है अगर तुमने मेरे ऊपर केस किया तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये कहकर मंजू बाहर से निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुनहो को दिखाया जाता है। वो मंजू के क्रॉस वाले सीन को देख रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और सुनहो कहता है इथन तुम्हारे पास नंबर कैसे आया। तो इथन कहता है कि ये बात ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि और एक क्लाइंट ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है और उसको एक बॉडीगार्ड चाहिए एक लड़की के ऊपर निगरानी रखने के लिए। उस लड़की का नाम है मंजू। तभी सुनहो पूछता है वो क्लाइंट कौन है। तभी इथन कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तुम्हें मंजू के साथ रहना होगा और वो किससे मिलती है, कहाँ जाती है, ये पता लगाना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मंजू रनिंग के लिए गया हुआ था और वो सुबह का सीन याद करता है कि मैं और मेरा दोस्त मेजी हम दोनों पुलिस स्टेशन आए थे और पुलिस स्टेशन में हम दोनों को योंगजोंग के बारे में पता चलता है। तभी मंजू पूछता है इसके घर के बारे में क्या। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि उसकी एक बड़ी बहन है लेकिन वो शादी करके फॉरेन में जा चुका है, उसका डैड भी है लेकिन वो बहरा है। तभी मंजू पूछता है वो आदमी कौन था जिसने मुझे बचाया था। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि वो सानहू है और वो वही जगह पर रहता है। और कई लोग कहता है कि वो नॉर्थ कोरिया का एक डिफेक्टर है और कई लोग कहता है कि वो रशिया से आई है, लेकिन हमने पता लगाया है कि वो अमेरिका से है।
उसके बाद मंजू योंगजूंग के घर जाता है और योंगजूंग के घर पर हर तरफ उसका पति जुन्नेक का ही फोटो लगा हुआ था और उसकी पति की इन्फॉर्मेशन मिला था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में सानहो मंजू के पास से गाड़ी लेकर जा रहा था और मंजू को नोटिस करता है और सानहो इथान को कॉल करके कहता है कि वो इमोशंस को हाइड करने में बहुत अच्छी है और वो पहले की तरह ही काम करता है और बिजी रहता है। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सानहो इथान को कॉल कर कह रहा था कि वो थोड़ा केयरलेस है और मंजू की जैकेट को उठाकर पीछे रख देता है और कहता है कि मैं इस काम में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं करना चाहता। उसके बाद मंजू अपने फादर यांग से मिलने के लिए सर्स के पास आया था और उसके फादर मंजू को कहता है कि तुम्हारी पति की निधन होने से पहले वो एक दिन मेरे पास आया था और वो सभी पापों का प्रायश्चित किया था। तभी मंजू कहता है मेरा हस्बैंड को मरना बस एक साजिश था, गॉड ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। और मंजू कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर सोनहो से मिलने के लिए आई थी और उसे बता देना मैं उसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन सोनहो पीछे से उन दोनों की ही बातें सुन रहा था। और जब मंजू अपने घर जा रहे थे तो सामने वाले बस स्टैंड पर सोनहो मंजू का ही इंतज़ार कर रहा था। तभी मंजू का जो नेकलेस था सोनहो के पास, वो नेकलेस मंजू को दे देता है और कहता है तुम्हारे हस्बैंड का मौत हो गया, इसके लिए सॉरी। तभी मंजू कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी सानहो पीछे देखता है कि पीछे गाड़ी में कुछ लोग हैं और इन दोनों की फ़ोटो खींच लेता है और वो लोग कहता है कि ये तो वही है जो सर्च में था। और सानहो मंजू को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन वो गाड़ी वाला उनकी पीछा करने लगता है। उसके बाद मंजू और सानहो जब एक टनल पर रुक जाता है तो वो गाड़ी भी उसके पीछे ही रुक जाता है। सानहो कहता है कि तुम थोड़ा रुको और ये कहने के बाद वो पीछे की तरफ जाने लगता है और पीछे जाकर वो उन दोनों को बहुत मारता है। और मारने के बाद सानहो मंजू के पास आता है और मंजू को लेकर बाहर से निकल जाता है। फिर से एक कार उन दोनों के पीछे लग जाता है और सानहो मंजू को जंगल की तरफ ले जाता है। मंजू अपनी मोबाइल की लाइट को ऑन करना चाहती थी, लेकिन सानहो कहता है कि ऐसा मत करो, अपनी दोनों आंखें बंद करो और तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। और उसके बाद वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और सानहो को वो रास्ता पहले से ही पता था। तभी मंजू सानहो से पूछता है कि तुम्हें इस जंगल के बारे में सब कुछ पता है, तुम रहते कहाँ हो? तभी सानहो कहता है कि मेरा कोई कंट्री नहीं है और तुम कुछ बोलने वाले थे ना मुझसे, तो बोलो। तभी मंजू कहता है मरने से पहले उन्होंने कुछ कहा था और लोगों का कहना है कि वो यही सब करता रहता है, वो थोड़ा पागल है। सानहो एक वीडियो क्लिप दिखाता है और वो सिपाही एक बुक को रख रहा था और सानहो कहता है मैंने जब उस बुक को देखा तो मुझे उस बुक के अंदर एक नंबर मिला और उस नंबर पर मैंने जब कॉल लगा तो वो नंबर स्विच ऑफ, लेकिन मैंने जहाँ से कॉल किया था वहाँ पर थोड़ी देर बाद कुछ लोग आकर उस जगह को चेक करना लगता है और देखता है कि किसने वहाँ से कॉल किया। उसके बाद सानहो और एक वीडियो क्लिप को दिखाता है और उस वीडियो क्लिप में योंजू चर्च पर जाने से पहले किसी से मिल रहा था। जब मंजू इस वीडियो को देखता है तो वो कहता है कि ये मेरा पति का छोटा भाई है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।